Hello, good morning, dear friends. Welcome all of you in this new video. In last video we discussed about the inertia motion, inertia of rest, Newton's laws, first law, second law, third laws. Today we will continue with the same topics or same laws, but today we will only discuss the applications of these laws. ठीक है बच्चों, आप सभी ने अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सारे लॉ एक्सपीरियंस किए हैं और आप जानते हैं ये लॉ जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन कभी फिज़िक्स के नज़रिए से या न्यूटन लॉज के हिसाब से शायद आपने ये नहीं देखे होंगे, ना ही सोचे होंगे। ठीक है, तो आज हम ये लॉज करेंगे, इन लॉज के एप्लीकेशंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन से। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ के बारे में फिर से आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमने क्या किया था, फर्स्ट लॉ में था कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे मोशन में हो, चाहे सेम डायरेक्शन में हो, कभी भी चेंज नहीं करती अपने आप जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे। क्लियर है? तो क्या था, इट स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, अ बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन अनटिल और अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी। क्या होती है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप सभी बैठते हैं, व्हीकल में बैठते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग करते हैं, कोई राइडिंग करता है, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों में आपने देखा होगा कि जब वो अचानक से स्टार्ट होते हैं, चाहे व्हीकल हो, चाहे कोई हॉर्स राइडिंग करे तो हॉर्स हो, तो हम क्या करते हैं, हमके जर्क लगता है, बैकवर्ड जर्क लगता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी पीछे की ओर गिर जाती है। क्यों गिरती है? ठीक है, होता क्या है इसमें कि जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, वो मोशन में जो रेस्ट में थी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। लेकिन जो हमारी बॉडी जो कांटेक्ट पे है, वो जैसे ही कोई व्हीकल मोशन में आता है तो उसके अलॉन्ग द मोशन में आ जाती है, लेकिन अपर पार्ट जो होता है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्लियर है? सिमिलरली जब आप चल रहे हो, ठीक है, आपका मोशन अलॉन्ग द मोशन ऑफ व्हीकल हो रहा है, तो जैसे ही वो अचानक से रुकता है तो जो हमारा बॉडी पार्ट जो कांटेक्ट में था वो रेस्ट में आ गया विद द रेस्ट ऑफ व्हीकल, बट आवर अपर पार्ट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? इस तरह से था। बाकी आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा, कई बार आपने कोई अपने आजकल बगीचे में आप चले जाओ, कोई फ्रूट्स वाला ट्री आप देखते हो, अगर उसकी ब्रांचेस को आप शेक करते हो तो वो फ्रूट्स जो होता है अपने आप नीचे गिर जाता है। क्यों होता है ऐसा? ये भी इस वजह से होता है कि जैसे ही आपने उस ब्रांच को शेक किया, आपने ब्रांच को मोशन में लाया, ठीक है, तो जो उसके ऊपर फ्रूट लगा था, और ठीक है, इट टेंड्स टू रिमेन एट ए रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। क्लियर है? एंड देन फॉल ड्यू टू द ग्रेविटी। क्लियर? उसके बाद आपने पढ़ा होगा, जैसे कारपेट होता है, हम कपड़े सफाई करते हैं, तो कुछ कारपेट हो या बड़ा चीज़, कोई चद्दर वगैरह कुछ, उसको क्या करते हैं, या कपड़ा ही होता है, हम उसको झाड़ते हैं, जोर से उसको झटका देते हैं ताकि डस्ट अलग हो जाए। या कारपेट होता है, उसको हम स्टिक से बीट करते हैं, ठीक है, ताकि डस्ट बाहर निकल जाए। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जैसे ही हमने स्टिक से उसको मारा, पीटा, ठीक है, उस कारपेट को, तो वो किस में आ गया, मोशन में सेट किया, लेकिन डस्ट टेंड्स टू रिमेन एट ए रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड गेट ए फॉल। ठीक है, और समझ लो, तो इस तरह से आप डस्ट वहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से एक लगेज का आता है कि वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई द लगेज ओवर द रूफ, ओवर द रूफ ऑफ द बसेस वगैरह, व्हीकल वगैरह में। क्यों बोलते हैं लगेज को बांध के रखो? क्यों, किस तरह से? तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें आपके तीनों चीज़ें आती है। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, गाड़ी चलती है, कई बार अचानक से रुकती है तो वो सामान आगे की ओर हो सकता है, या अचानक से चलती है तो सामान पीछे की ओर गिर सकता है, या जो टर्न लेते हैं कर्व पे तो इसकी वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इन सब कारण से लगेज वहाँ से गिर भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इन चीज़ों से बचाने के लिए आप उस सामान को क्या करके रखें, टाइटली उसको ऊपर बांध के रखें, टाई करके रखें उसको। क्लियर है? तो ये थे कुछ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आपको 3-4 हर एक लॉज की करवाने की कोशिश करूँगा आज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड लॉ की। ठीक है, सेकंड लॉ में क्या था, सेकंड लॉ में क्या था कि हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो जो मोमेंटम चेंज होती है, मोमेंटम कम हो गई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गई तो फोर्स भी कम है। ठीक है, अगर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा, फोर्स भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि क्रिकेट प्लेयर का आप ले लीजिए। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो क्रिकेट प्लेयर होता है
वो अपने हाथ पीछे की ओर करता है। सभी क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा जब कैच करते हैं हम अपना हाथ पीछे की ओर करते हैं। कोई और भी चीज़ आपने देखा, कोई आदमी कोई मजदूर काम कर रहा होता है तो उस पर कई बार होता है ना, ईंटें थ्रो करना, पत्थर फेंकना, तो कैच करते हैं तो हाथ पीछे की ओर करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा करने से वो उस बॉडी के हाथ के साथ जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है उसे इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जब वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लॉ द फोर्स अप्लाइड विल बी लेस, और फोर्स कम लगी तो आप हाथ के ऊपर चोट भी क्या लगेगी, कम लगेगी, और उसकी वजह से हम अपनी जो इंजरी जो है उसे अवॉइड करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हो गया। उसके बाद आपने कोई भी देखा होगा, मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको बता देता हूँ, रीज़न सब का सेम है। ठीक है, जैसे आप शॉकर्स व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, हम कोई क्रॉकरीज वगैरह होती है उसको रॉ में उसमें ग्लास का मटेरियल क्रॉकरीज वगैरह, हम उसको तुमने देखा होगा कुछ स्ट्रॉ वगैरह या कुछ और हग वगैरह में, क्या उसका बाद आपके बोलते थर्मोकोल की शीट में या कुछ इस तरह से रैप किया होता है, पेपर डाल के, एक्स्ट्रा पेपर्स वगैरह उस तरह डाल के उनके बीच में रखे होते हैं। ठीक है, क्यों रखे होते हैं या शॉकर्स क्यों यूज़ किए होते हैं? ये सब इसलिए होता है कि उस पर उनका जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है आपस में टकराने का, मिलने का, वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाता है, फोर्स सप्लाई कम हो जाती है। इस वजह से वो सेफ़ रहते हैं, वो टूटते नहीं हैं। और व्हीकल में शॉकर्स में भी वही चीज़ होती है, उसकी वजह से हमको जर्क्स फील नहीं होते। क्लियर है? समझ गए हो? तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं। हाँ, एक और मैं बता देता हूँ आपको, और जैसे कराटे का आप देखते हो, कराटे के रुटे के आते हैं बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बड़े, ये आपने देखा होगा 3-4 5-5 ईंटों को एक साथ तोड़ देते हैं, उसमें भी यही लॉ यूज़ होता है। वो क्या करते हैं, आपने देखा वो बहुत फास्ट करते हो। ठीक है, इसका मतलब वो टाइम जो होते हैं वो बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं, उसका बहुत कम टाइम में कर देते हो, तो उसकी वजह से उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाइड वो क्या होगी, ज़्यादा, और वो आसानी से टूट जाता है। क्लियर है? समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो ये था उसका सेकंड। ठीक है, उसके क्लियर हो गया उसका थर्ड लॉ आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, ये कॉमन सा ही है जो हम डेली हमारे साथ होता है। हम चलते हैं, ठीक है, जब हम चलते हैं तो हम पाँव से अर्थ को क्या करते हैं, पुश करते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं, और अर्थ हमको हमारे ऊपर रिएक्शन करती है और हम कहाँ जाते हैं, आगे की ओर। और यही तो आपने पढ़ा है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम स्लो चलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा, अगर बोलते हैं ना हम स्लो चलना क्या होता है कि जब हम पाँव ज़मीन पे धीरे से रखते हैं तो हमको रिएक्शन भी धीरे से मिलता है। ठीक है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा एक्शन जो होता है ज़मीन पे वो क्या होता है, फास्ट, और उतनी ही स्पीड के साथ हमको रिएक्शन वापस मिलता है। तब बोलते हैं हम जी अगर स्लो चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगता है, तेज़ चलेगा तो टाइम कम लगता है, दौड़ेगा तो और भी कम लगता है। ठीक है, कारण जितना फास्ट हम एक्शन करेंगे उतना ही फास्ट हमको रिएक्शन मिलेगा। क्लियर है? जैसे उसके बाद आपने बोटिंग वगैरह की होगी तो आपने देखा होगा जब बोट में आप बैठते हैं तो जब उसके ऊपर पाँव रखते हैं, ठीक है, तो बोट कहाँ हो जाती है, आप आगे की ओर जंप करते हो, लेकिन बोट कहाँ जाती है, पीछे की ओर। ठीक है, वो क्या, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। क्लियर है? तो ये क्या था न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। और भी बहुत सारे, हाँ, एक और रिकॉयल ऑफ गन आता है। ठीक है, जब आप कोई फायर करते हैं हम क्या बोलते हैं, गन को होल्ड करके रखिए। क्यों? क्योंकि जब बुलेट फायर होती है, बुलेट आगे की ओर जाती है तो वो उसको धक्का देता है, उसका रिएक्शंस कहाँ होता है, गन का पीछे की ओर होता है, उसकी वजह से हमको इंजरी भी हो सकती है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि व्हेनेवर यू फायर होल्ड द गन टाइटली विद योर शोल्डर। क्लियर है? और उसके बाद वो था आपका हॉजरी हॉज का आता है कि जो फायरमैन होता है ही इज़ ऑलवेज होल्ड द हॉजरी हॉज वेरी टाइटली। ठीक है, आई बात समझे? फायर इश्यूज जब होते हैं, जब आप आग बुझा, कहीं आग लग जाती है, पानी लेके वहाँ पे फायरमैन वो आते हैं, जब वो अपनी हौजर से पानी फेंकते हैं तो उसे होल्ड करके रखते हैं, टाइटली होल्ड करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं? क्योंकि जैसे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है उसमें, और वो पानी के फ्लो से क्या होगा, पानी आगे को जा रहा है, वो उसको क्या देगा, धक्का देगा पीछे की ओर, और वो क्या उसका पीछे गिर सकता है, जो मतलब हमारा जो पर्पज़ था, जो पानी का, जो प्रॉपर स्पेस पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको क्या मिल गया, रिएक्शन मिल गया। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, जो फायरमैन होता है उस हॉजरी पाइप को वो टाइटली होल्ड करके रखता है। क्लियर है? तो इस तरह के बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू पढ़ोगे इसे तो आपको और भी मिलेंगे। क्लियर है? तो ये था ऑल अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ। ये आप जंप का हो सकता है, दौड़ने का, ठीक है, और भी रॉकेट प्रपल्शन जो है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वो क्या कर, जब उसमें जलता है, फ्यूल जलता है, तो फ्यूल का गैस कहाँ आएंगे, नीचे की ओर आएगी, और रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर की ओर आएगा। क्लियर है? तो ये थी एप्लीकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपने ये क्वेश्चंस नोट करने हैं, लिखिए, ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका रीज़न पूछा जाता है, तो होपफुली आप ये चीज़ समझे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई इसके साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए ग्रेट टाइम।